Assalamu alaikum students. Today we are going to start our first chapter, that is heating and cooling. What do you think about heating and cooling? If you heat ice, it will become melt and change its form into liquid. When you freeze that liquid in a refrigerator, it will again convert into solid ice. That is cooling. In the same way, look at these two diagrams. One is spark from a firework and other one is hot cup of tea. आपको क्या लगता है कि हॉट कप ऑफ टी में हीट ज़्यादा है या जो स्पार्क फायरवर्क से हासिल हो रहा है उसकी हीट एनर्जी ज़्यादा है? जी, हॉट कप ऑफ टी की हीट एनर्जी ज़्यादा है। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बट इससे स्पार्क जो हमें फायरवर्क से मिल रहा है उससे इतना हर्ट नहीं होता जितना एक हॉट कप ऑफ टी से बर्निंग होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। हीटिंग एंड कूलिंग, पेज नंबर 1। जब आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं और वो हॉट होती है तो फ़ौरन आप अपना हाथ पुल कर लेते हैं। आपको फ़ौरन ये स्टिमुलस मिल जाता है आपके ब्रेन को कि कोई गर्म चीज़ आपने टच कर ली है। इसी तरह अगर आप किसी ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो आपको वो फील हो जाता है कि ये चीज़ ठंडी है, इससे आपको इतना नुकसान नहीं है। हीटिंग एंड कूलिंग बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कि हॉट या कोल्ड बॉडी से वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जब आप उसे टच कर रहे हैं आपके हैंड में ट्रांसफ़र हो रही है और उसके बाद आप उसे फील करते हैं। हमारा जो चैप्टर का मेन टॉपिक है दैट इज टेम्परेचर एंड हीट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। कोई चीज़ कितनी ठंडी या कितनी गर्म है ये उसकी जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर कहलाती है। टेम्परेचर को हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। ये तो यूनिट हो गया। हम किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए टेम्परेचर को मेजर करते हैं? यस, दैट इज थर्मामीटर। थर्मामीटर के जरिए हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं। अब हम आते हैं हीट पर। व्हाट इज हीट? Heat is the transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object. किसी भी ज़्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हीट का ट्रांसफ़र होना किसी भी लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ हीट कहलाता है। मीन्स उसके अंदर कितनी हीट एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होगी हायर से लोअर की तरफ। जैसे हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, इसी तरह हम हीट में देखते हैं कि हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। हीट की मेजरमेंट हम किस यूनिट में करते हैं? जूल्स में और किलो जूल्स में। और कौन सा अपरेटस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हीट को मेजर करने के लिए? कैलोरीमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं और हीट की मेजरमेंट के लिए वी यूज कैलोरीमीटर। अब आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की तरफ कि जब पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होती है तो क्या होता है? हमें पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सो इफ वी प्रोवाइड देम हीट एनर्जी दे विल स्टार्ट मूवमेंट। सॉलिड को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे बिकॉज वो टाइटली पैक्ड है। हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो फास्टली मूव करेंगे। इसी तरह अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है।
इस तरह जितनी हीट प्रोवाइड की जाएगी उतना ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे। अब जब हम एक सॉलिड को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, ठंडा करने पर उसकी हीट एनर्जी रिमूव हो जाती है। ठंडा हो रहा है, ऑलरेडी वो सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स में इतनी मूवमेंट नहीं है, उसके बाद हमने उसे ठंडा करके जो उसके अंदर एनर्जी थी, के पार्टिकल्स में एनर्जी मौजूद थी, हीट एनर्जी, वो भी रिमूव कर दी। तो पार्टिकल्स स्लो होते 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 बिल्कुल अपनी मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स अपनी मूवमेंट स्टॉप कर देते हैं उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। डू नॉट फॉरगेट दिस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हमें कोई एक ऐसा स्केल चाहिए साइंटिफिक वर्क करने के लिए, हम स्केल्स बनाते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो के लिए हम एक स्केल बनाया, साइंटिस्ट ने स्केल बनाया और उस स्केल को कहते हैं केल्विन स्केल। द टेम्परेचर स्केल विच इज यूज्ड to measure temperature and start from absolute zero is called Kelvin scale, is called Kelvin scale। अब absolute zero का टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट भी होगी टेम्परेचर की, तो वो है -273 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन स्केल जब बनाया गया तो उसे स्टार्ट किया गया -273 डिग्री सेल्सियस से। उसके बाद ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, मींस 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनती है, तो जैसे ही उससे ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू होगा तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बर्फ किस टेम्परेचर पर फ्रीज हो रही है, सॉरी वाटर किस टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है, 273 केल्विन पर। 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तीनों टेम्परेचर आइस को, सॉरी वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज हीट इज अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। बेसिकली हीट इज अबाउट मूविंग पार्टिकल, ये कॉन्सेप्ट है काइनेटिक थ्योरी का। हमें पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी कि सॉलिड डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी उसके पास ज़्यादा नहीं है तो उसके पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। हीट एनर्जी उनके पार्टिकल्स के अंदर है मौजूद, लेकिन इतने कॉम्पैक्ट हैं कि वो मूव नहीं कर सकते। अगर सॉलिड को ज़्यादा हीट दी जाएगी तो उनके पार्टिकल्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और अपनी फॉर्म चेंज कर लेंगे। लिक्विड्स में हीट एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है। Particles are free to move around faster and change position easily। स्पेस ज़्यादा है, पार्टिकल्स इतने करीब नहीं होते लिक्विड के, तो वो हीट देने पर फास्टली मूव करते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। सॉलिड उसी जगह पर वाइब्रेट होते रहते हैं हीट देने पर। लिक्विड्स में ऐसा होता है कि उनके अंदर स्पेस ऑलरेडी ज़्यादा है, उनके पार्टिकल्स के, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके एटम्स के बीच में ऑलरेडी स्पेस इतनी ज़्यादा है सॉलिड के निस्बत, तो वो तेजी से मूव करते हैं। और गैस के पार्टिकल्स एज वी नो दैट दे आर फार अवे विद ईच अदर, तो जब गैस के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी दी जाती है तो वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास स्टीम की। स्टीम बेसिकली गैस के पार्टिकल्स ही है ना, तो वो कितनी जल्दी से स्टीम जो है वो फैल जाती है, बिकॉज ऑफ मोर स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। The kinetic theory can help explain how substances behave। Kinetic theory हमें ये बताती है कि substance behave कैसे करते हैं। Melting, melting आपको पता है पिघलना, पिघलना सॉलिड का पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ये कैसे होता है, सॉलिड को जब हीट दी गई, वार्म हुआ, उसके बाद उसके पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक फ्री होना शुरू हो गए और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। एवापोरेशन में क्या हो रहा है, अगर हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके पार्टिकल्स भी तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब तेजी से मूव करते हैं
तो ब्रेक फ्री हो जाते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं तो वो फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं, और फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, जब हीट एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाती है। मेल्टिंग और एवापोरेशन में हमने पढ़ा कि हीट एनर्जी अप्लाई हो रही है, हीट प्रोवाइड की जा रही है, बट कंडेंसेशन में हम ऑपोजिट पढ़ रहे हैं कि हीट रिमूव हो जाए। जब गैस में से, गैस के पार्टिकल्स में से हीट रिमूव हो जाए तो इसका टेम्परेचर, गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं। वैसे गैस फास्टली मूव करती है, बट जब उसके अंदर से हीट रिमूव हो जाती है तो वो स्लोली मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब स्लो डाउन हो जाते हैं वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, और जब वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तरह क्लोजर हो जाएं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रीजिंग पर। एज अ लिक्विड कूल्स, जैसे लिक्विड ठंडा होता है उसके बाद उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है। अब हमने मेल्टिंग और एवापोरेशन में हीट अप्लाई करने की बात की, और कंडेंसेशन और फ्रीजिंग में हम हीट को रिमूव करने की बात करते हैं। जब हीट रिमूव होगी तो चीज़ें ठंडी होगी, जब हीट दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, अप्लाई की जाएगी तो चीज़ें वार्म होंगी। तो कूलिंग एंड हीटिंग का कॉन्सेप्ट आई गेस आप लोगों को अब क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही हम लिक्विड के पार्टिकल्स में से वो एनर्जी, जो हीट एनर्जी मौजूद है, वो भी रिमूव कर दें, मीन्स उसे कूल कर दें, लिक्विड को कूल कर दें, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी और वो भी स्टार्ट हो जाएंगे सॉलिड में कन्वर्ट होना। जैसे कि आपका आइस का बनना, लिक्विड में से हीट एनर्जी रिमूव कर ली जाती है तो वो लिक्विड सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मैस इज कंजर्व। मैस चेंज नहीं होता, जितना पानी होता है उतने ही पानी की बर्फ बन जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि पानी जो आपने फ्रिज में बर्फ बनने के लिए रखा है वो था 5 लीटर, और जब बर्फ बनी उस बर्फ का पानी रह गया 3 लीटर। ऐसा नहीं है, आपने 5 लीटर वाटर फ्रीज होने रखा है तो 5 लीटर वाटर ही उस आइस में मौजूद होगा। तो मैस कंजर्व रहता है, फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं हीट एनर्जी के रिमूव होने से, हीट एनर्जी के ऐड होने से, लेकिन उनकी क्वांटिटी में, उनके मैस में कोई फर्क नहीं आता, जस्ट उनकी स्टेट में फर्क आता है। आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट्स। टुडे वी हैव टू डन द होमवर्क ऑफ page number 3 test yourself questions and page number 4 test yourself questions on a notebook.